हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 12 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शादी की प्रोसेस स्टार्ट कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो डॉक्टर टपक पड़ता है और उन दोनों के शादी पर ये ऑब्जेक्शन लगा देता है। जिंसू बहुत ही गुस्सेल और गर्म दिमाग का है और वो अपनी वाइफ को टॉर्चर करता है और मारता भी है। तो जिंसू का ये सब सुनकर तो और पारा गर्म हो जाता है और वो डॉक्टर पर ही टूट पड़ता है। वो डॉक्टर वही होता है जिसे जिंसू ने अपने शादी की रात पर खूब पीटा था। तो वो डॉक्टर उन दोनों के रिश्ते पर ऑब्जेक्शन लगा देता है और उन दोनों की शादी नहीं होने देता। तो वो डॉक्टर कहता है, जब तक मैं जिंसू का टेस्ट नहीं ले लेता कि वो साओ के लिए ठीक है या नहीं, मैं इन दोनों की शादी नहीं होने दूंगा। तो जिंसू को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो डॉक्टर को मारने ही वाला होता है कि तभी साओ से रोक लेती है और कहती है, अगर हमें एक दूसरे से शादी करनी है तो हमें इस डॉक्टर की बात माननी ही होगी। तुम ही देखो, यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं जो हमारी शादी पर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। तो अगर हमें बिना रुकावट शादी करनी है तो हमें इस डॉक्टर की बात माननी ही होगी। तो बेचारा जिंसू साओ के कहने पर उस डॉक्टर की बात मान लेता है। आगे वो लोग डॉक्टर के केबिन में जाते हैं। तो जिंसू कहता है, आपको जो टेस्ट लेना है मेरा जल्दी से लीजिए, मुझे साओ से शादी करना है। तो डॉक्टर जिंसू का टेस्ट लेता है। तो जिंसू हर टेस्ट में पास होता है, पर वो डॉक्टर जिंसू के हर टेस्ट में कोई ना कोई कमियां निकाल ही देता है और उसे गुस्सा दिलाने का काम करता है। तो जिंसू ये सब देखकर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो वो डॉक्टर कहता है, देखा मैम, आपने अभी भी ये आप पर गुस्सा कर रहा है। आप ऐसे बंदे से शादी करना चाहती हैं? आप 1000 बार सोच लीजिए। अगर आपने एक बार इस बंदे से शादी कर ली तो पूरी जिंदगी पछताएंगी। तो साओ जिंसू को शांत होने को कहती है और कहती है, आप जैसा समझ रहे हैं जिंसू वैसा लड़का नहीं है, वो बहुत ही अच्छा मेरा ख्याल रखता है, हमेशा मेरी खुशियों के बारे में सोचता है। तो डॉक्टर कहता है, अगर तुम जैसा कह रही हो, तुम्हारा एक्स पति सच में ऐसा है, तो फिर मैं उसे एक मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले उसे मेरा एक काम करना होगा। उसे 1000 पेज पर तुम्हारा नाम लिखना होगा और अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा, तभी मैं तुम दोनों की शादी को परमिशन दूंगा। तो जिंसू को ये सुनकर तो और गुस्सा आता है। तो साओ कहती है, तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं? तो जिंसू कहता है, हाँ मुझे करनी है। तो साओ कहती है, तो जैसा डॉक्टर कह रहे वैसा करो, तभी हम दोनों की शादी हो पाएगी। तो बेचारा जिंसू साओ के खातिर 1000 पेज लिखने के लिए तैयार हो जाता है। इधर साओ को एक बंदा बताता है कि पिछली बार जब वो शादी करने आई थी तब उसका कुछ यहीं पर छूट गया था। तो वहाँ पर जो एक लेडी थी जिसका नाम भी साओ था, उसी ने ये सब ढूंढकर उसे दिया था और उसने मुझे कहा था कि ये मैं तुम्हें दे दूं। वैसे तुम्हें पता है उस लेडी की भी एक बेटी थी जिसका नाम साओ था और उसने बचपन में ही अपनी बेटी को खो दिया था और वो बेचारी अपनी बेटी को हर जगह ढूंढ रही है। तो साओ जैसे ही उसकी बेटी के बारे में सुनती है तो उसे लगता है कि शायद वो लेडी उसकी माँ ही है और साओ बहुत ही खुश होती है कि फाइनली उसे अपनी माँ का कोई तो क्लू मिला जिससे वो अपनी माँ को ढूंढ सकती है। इधर जिंसू अपना पूरा टास्क कंप्लीट कर लेता है। तो वो डॉक्टर कहता है, तुमने अपना टास्क पूरी तरह कंप्लीट कर लिया, अब तुम साओ के साथ शादी कर सकते हो। तो तुम पहले साओ से परमिशन लो कि वो तुमसे शादी करना चाहती है या नहीं। कि तभी वहाँ पर साओ आ जाती है। तो जिंसू कहता है, मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है और डॉक्टर ने भी हमें परमिशन दे दी है, तुम मुझसे शादी करोगी ना साओ? तो साओ कहती है, जिंसू मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो बेचारा जिंसू जैसे ये सुनता है उसका तो पूरी तरह दिमाग ही फ्यूज हो जाता है और डॉक्टर भी ये सब सुनकर सदमे में पहुंच जाता है, क्योंकि उसने साओ के लिए इतनी मेहनत की और अब साओ ही शादी करने के लिए मना कर रही है। आगे जिंसू साओ से पूछता है, तुम मुझसे शादी करने के लिए मना क्यों कर रही हो? कुछ देर पहले तो तुम मुझसे शादी करने के लिए मरी जा रही थी, अब ऐसा क्या हो गया जो तुम शादी नहीं करना चाहती? तो साओ कहती है, कुछ देर पहले मुझे अपनी मॉम के बारे में कुछ क्लू मिला है और मुझे अंदर से फीलिंग्स आ रही है कि मैं इस बार अपनी मॉम को ढूंढ ही लूंगी, इसलिए मैं शादी से पहले अपनी मॉम को ढूंढना चाहती हूँ। तो जिंसू कहता है, तुम इतने साल से अपनी मॉम को ढूंढ रही हो और उसे ढूंढने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज तक उनका कुछ भी पता नहीं चला। पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं, लेकिन फिर भी तुम उन्हें ढूंढना चाहती हो, जबकि तुम्हें पता है कि उन्हें ढूंढने से तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अगर तुम्हारी मॉम तुमसे मिलना चाहती होती तो वो पहले ही मिल जाती। तो साओ कहती है, मुझे नहीं पता मेरी मॉम की क्या प्रॉब्लम है जो उन्होंने अपनी छोटी सी बच्ची को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। उनकी कोई ना कोई मजबूरी जरूर रही होगी, इसलिए मैं अपनी मॉम से मिलना चाहती हूँ और उनसे पूछना चाहती हूँ कि आखिरकार उन्होंने मुझे अनाथ आश्रम में क्यों छोड़ा। मेरा हमेशा से सपना था कि जब मेरी शादी हो तो मेरी मॉम मेरे पास हो और वो खुद मुझे अपने हाथों से शादी का जोड़ा पहनाए। अगर मेरे पास 1% भी चांस है कि मैं अपनी मॉम को ढूंढ सकती हूँ तो मैं ये मौका अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहती, इसलिए मैं शादी से पहले अपनी मॉम को ढूंढना चाहती हूँ। तो जिंसू कहता है, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि जब तक तुम्हारी मॉम नहीं मिलेगी तब तक तुम मुझसे
मुझसे शादी नहीं करोगी? तो साओ कुछ भी नहीं कहती और खाली जिनसू को ही देखती रहती है। तो जिनसू कहता है मैं तुम्हारे इस डिसीजन में तुम्हें सपोर्ट करूंगा और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी मॉम को ढूंढने की। अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें शादी का जोड़ा पहनाए तो ठीक है, मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम खुद शादी के लिए तैयार नहीं हो जाती। पर तब तक हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहेंगे और मेरे अलावा तुम किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगी। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी खैर नहीं, समझी? तो साओ कहती है जैसा आपका हुक्म मेरे आका। तब वही की पूरी दुनिया उलट पुलट गई होती है, उसे फिल्म से भी निकाल दिया गया होता है और उसकी रेपुटेशन की पूरी तरह धज्जियां उड़ गई होती है और बेचारी रोते हुए जा रही होती है कि तभी रास्ते में कुछ लड़कियां उसे मारती है और खूब बुरा भला कहती है कि तभी वहाँ पर रोकी आ जाता है और वो वही को लेकर स्टैंड लेता है और उन सबको खूब बुरा भला कहता है और कहता है जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस्तेमाल होने से तो फिर आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? अगर ये मेरा इस्तेमाल ही कर रही थी इससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बिना कुछ जाने दूसरों की लाइफ में टांग मत अड़ाइए। और रॉकी उन लोगों को ही 4 बातें सुनाकर वही को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे रॉकी वही को होटल लेकर जाता है और कहता है तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो, ये होटल मेरे जान पहचान वाले का है, यहाँ पर कोई मीडिया और ना ही कोई फैन तुम्हें तंग करेंगे, इसलिए तुम आराम से यहाँ पर रह सकती हो। तो वही कहती है मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया लेकिन तुम अब भी मेरी फिक्र कर रहे हो, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ रहा है फिर भी तुम मेरी हेल्प कर रहे हो। तो रॉकी कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे एक मौका मांगना चाहता हूँ ताकि तुम मुझे अपनी लाइफ में शामिल कर सको। अगर तुम अभी रेडी नहीं हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करूँगा जब तक तुम खुद मेरे साथ रिश्ता बनाने के लिए तैयार नहीं हो जाती। और रॉकी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो वही को रॉकी के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी वजह से रॉकी को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होता है। आगे साओ घर जाती है तो समंथा बड़े ही गुस्से में रहती है। तो साओ जिनसू को कहती है तुम्हारी मॉम बहुत ही गुस्से में है क्योंकि हमने उनसे भी अपनी शादी के बारे में झूठ कहा था। तो जिनसू कहता है तुम टेंशन मत लो, मेरी मॉम मान जाएगी। तो समंथा साओ पर गुस्साने लगती है और कहती है तुमने भी मेरे बेटे का इस्तेमाल किया जैसा वही ने किया था, तुम सच में मेरे बेटे से प्यार करती हो? मुझे तो नहीं लगता। और समंथा साओ के हाथ से उस रिंग को निकाल देती है और आग में फेंक देती है। तो साओ ये देखकर पूरी तरह सदमे में आ जाती है और उस आग से रिंग को निकालने की कोशिश करती है। तो जिनसू कहता है तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारा हाथ जल जाएगा, अपना हाथ हटाओ। तो साओ कहती है ये रिंग मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है, मैं इसे आग में जलते हुए नहीं देख सकती, मैंने पहले ही अपनी वेडिंग रिंग खो दी थी, मैं इस रिंग को नहीं खो सकती, ये तुमने मुझे बड़े प्यार से पहनाया था, मैं अपने प्यार की निशानी को इस तरह आग में जलते हुए कैसे देख सकती हूँ। और साओ खूब रोने लगती है। तो जिनसू अपनी मॉम को कहता है मॉम आपने अच्छा नहीं किया, आपने ऐसा क्यों किया? तो समंथा साओ की ऐसी हालत देखकर समझ जाती है कि साओ वही जैसी नहीं है, वो जिनसू से बहुत प्यार करती है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। तो समंथा उन लोगों को रिंग दिखाती है तो साओ उस रिंग को अपने हाथों में फिर से पहन लेती है। तो समंथा कहती है मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं ये जान सकूं कि तुम मेरे बेटे से प्यार करती भी हो या नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मेरे बेटे से बहुत प्यार करती हो। अगर तुम मेरे बेटे से इतना प्यार करती हो तो फिर तुमने शादी के लिए मना क्यों किया? तो वो लोग समंथा को पूरी बात बताते हैं। तो समंथा कहती है तुम लोग जो करना चाहते हो करो, मैं तुम दोनों के डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करूंगी। और समंथा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे साओ और जिनसू साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन डैनियल को पता चलता है कि उस नागिन की वजह से साओ की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आई है। तो वो डैनियल उस नागिन को सबक सिखाता है और उसे खूब डांटता भी है और उस नागिन को उसके पोजीशन से निकालकर साओ को उसकी पोजीशन पर प्रमोशन दे देता है। तो उस नागिन को साओ पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो डिसाइड कर लेती है कि वो साओ से इस बेइज्जती का बदला लेकर रहेगी। तो जिनसू को उसी अनाथ आश्रम में लेकर जाती है जहाँ पर वो पली बड़ी होती है। तो साओ जिनसू को अपने बचपन के एक दोस्त के बारे में बताती है कि उन दोनों ने बचपन में प्रॉमिस किया था कि वो दोनों एक ही घर में जाएंगे, लेकिन जब यूएस से एक पेरेंट हमें गोद लेने के लिए आए तो उन्हें सिर्फ एक ही बच्चा अडॉप्ट करना था, ना कि 2। तो इसलिए मैंने अपनी जगह अपने दोस्त को अडॉप्ट करने का सुझाव दिया। तो वो पेरेंट्स मान गए और उन्होंने मेरे दोस्त को अडॉप्ट कर लिया। पर मेरे दोस्त को मुझ पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि मैंने उससे झूठा प्रॉमिस किया कि मैं उसके साथ एक ही घर में जाऊंगी। तो मैं अपने दोस्त को अपने साथ उसी अनाथ आश्रम में रहने नहीं देना चाहती। मैं चाहती थी कि उसे एक ऐसा परिवार मिले जो उसे प्यार करे और उसे एक कामयाब इंसान बनाए। इसलिए मैंने अपने दोस्त से लड़ाई की और उसे बुरा भला कहा और उसे ये भी कहा कि मैं उसे पसंद नहीं करती, अगर वो यहाँ से चला जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। और साओ जिनसू को अपने दोस्त के बारे में बता रही होती है कि वो उसके साथ क्या क्या हरकत करती थी कि तभी साओ को याद आता है कि डैनियल भी उसके साथ सेम वही हरकत किया करता था जो वो अपने दोस्त के साथ किया करती थी बचपन में।
और फाइनली साओ को रियलाइज हो जाता है कि डैनियल ही वो बंदा है जो उसके बचपन का दोस्त हुआ करता था। तो साओ अपने आप को खूब कोसती है कि वो अपने बचपन के दोस्त को भी नहीं पहचान पाई। इधर डैनियल भी उसी अनाथ आश्रम में आया हुआ होता है क्योंकि आज फादर का बर्थडे होता है और डैनियल उन्हें विश करने के लिए वहाँ पर आता है। तो फादर डैनियल को साओ की सारी सच्चाई बताता है कि साओ ने अपनी खुशियों का त्याग करके उसे यूएस भेजा था ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके। और फादर डैनियल को पूरी सच्चाई बताते हैं। तो डैनियल को बहुत ही अफसोस होता है कि साओ ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया और उसने हमेशा साओ को गलत ही समझा और उसे इतना टॉर्चर किया। और डैनियल को यही सारी बातें अंदर ही अंदर खाए जा रही होती है कि तभी वहाँ पर साओ आ जाती है। तो डैनियल जैसे ही साओ को देखता है तो वो उसे जाकर गले लगा लेता है। तो साओ उसे अपने आप से हटाने की कोशिश करती है पर डैनियल उसे छोड़ता ही नहीं। कि तभी वहाँ पर जिंसू आ जाता है और डैनियल को खींचकर एक मुक्का मारता है और कहता है मेरी वाइफ से दूर रहो। तो डैनियल भी साओ को खींचकर एक मुक्का मार देता है। और इसी लड़ाई झगड़े के बीच में डैनियल को ये बात पता चल जाती है कि साओ और जिंसू का डाइवोर्स हो गया है। तो डैनियल ये सुनकर बहुत ही खुश होता है और कहता है अब मेरे पास एक मौका है साओ को पटाने का और ये मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। तो जिंसू को डैनियल पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो साओ को कहता है इस बंदे से दूर रहो, इस बंदे को देखकर मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। तो साओ कहते हैं ये मेरे बचपन का दोस्त है, तुम्हें इससे भी जलन हो रही है। आगे साओ और डैनियल अपने बचपन की सारी यादों को याद करते हैं और एक दूसरे के बहुत ही करीब रहते हैं। तो जिंसू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उन दोनों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करता है। आगे जिंसू और डैनियल एक दूसरे से बच्चे की तरह लड़ाई करते हैं साओ को लेकर और एक दूसरे से खाली कंपटीशन ही करते हैं जिसमें बेचारा जिंसू हार जाता है और डैनियल जीत जाता है। तो साओ उन दोनों की लड़ाई को देखकर बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ समंथा अपने बेटे और बहू के एंगेजमेंट की तैयारी कर रही होती है और उनके एंगेजमेंट पर एक अच्छा सा डांस परफॉर्मेंस की तैयारी कर रही होती है। तो उसे डांस परफॉर्मेंस के लिए अपने पुराने शूज की जरूरत होती है। तो वो शूज कंपनी में कॉल करती है और उन्हें उसके जूते ढूंढने को कहती है पर उन्हें समंथा के पुराने जूते नहीं मिलते। तो समंथा सैड हो जाती है। इधर साओ और जिंसू भी ये सुन लेते हैं कि समंथा को अपने पुराने जूते चाहिए। तो वो लोग शूज कंपनी जाते हैं और समंथा के जूते ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वो हर जगह छानबीन कर लेते हैं पर उन्हें कहीं भी समंथा का जूता नहीं मिलता। कि तभी उनकी नजर उसी लड़की पर पड़ती है जो समंथा के जूते पहने हुए होती है। तो जिंसू और साओ उस जूते को देखकर बहुत खुश होते हैं और उस लड़की से उस जूते को उतरवा कर लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तो साओ जिंसू को कहती है तुम ये जूते अपनी माँ को गिफ्ट करना, वो ये देखकर बहुत खुश होगी। अगले दिन साओ को पेपर से पता चलता है कि डैनियल की माँ की तबीयत बहुत ही खराब है। तो साओ को डैनियल के लिए बहुत बुरा लगता है। तो साओ डैनियल के पास जाती है और उसे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम अपनी मॉम से मिलने नहीं जाना चाहते? तो डैनियल कहता है मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा, वहाँ सब मुझे धुतकारेंगे। एक माँ ही थी जो मुझे हमेशा प्यार करती थी, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। और डैनियल ये कहकर रोने लगता है। तो साओ को डैनियल के लिए बहुत ही बुरा लगता है। तो डैनियल साओ को हक कर लेता है और कहता है अगर मॉम को कुछ हो गया तो मैं अकेला हो जाऊंगा। तो साओ कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्टर वांग तो होंगे ना तुम्हारे साथ। तो डैनियल कहता है मुझे डायरेक्टर वांग नहीं तुम चाहिए, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो, मुझे प्यार करो, मेरी परवाह करो। क्या तुम्हारे लिए ये सब करना इतना मुश्किल है? तुम्हें पता है मैं यहाँ पर क्यों आया? मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया ताकि मैं तुम्हारा प्यार दोबारा वापस पा सकूं। पहले मुझे तुमसे नफरत थी क्योंकि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता नहीं थी, लेकिन जब से मुझे सच्चाई पता चली है मुझे तुमसे और प्यार हो गया है। क्या तुम मुझसे जरा सा भी प्यार नहीं करती? तो साओ कहती है तुम अभी बहुत ही इमोशनल हो रहे हो और तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें खुद समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें पता है ना मैं जिंसू के साथ रिलेशनशिप में हूँ। तो डैनियल को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो साओ को जबरदस्ती किस कर लेता है। इधर समंथा भी उन दोनों को इस तरह देख लेती है तो उन्हें ये सब देखकर तो पूरी तरह सदमा ही लग जाता है। आगे साओ डैनियल को अपने आप से दूर धकेलती है और कहती है मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं कह सकती, मुझे पता है तुम किस दौर से गुजर रहे हो। तुम ये सब करके सिर्फ मेरा दिलासा पा सकते हो, ना कि मेरा प्यार। तुम्हें भी पता है मैं जिंसू से बहुत प्यार करती हूँ और जिंसू भी मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं जानती हूँ अभी तुम कैसा फील कर रहे हो, मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ, लेकिन ये सब करके तुम कभी भी मेरा प्यार नहीं पा सकोगे। तुम ये सब करके और उल्टा अपने आप को मेरी नजरों में गिरा डालोगे। मैं बस तुम्हें अपनी दोस्ती दे सकती हूँ, इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती। तो डैनियल कहता है ऐसा तुम क्यों नहीं कर सकती? बचपन में तो तुम मुझे बहुत पसंद करती थी और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम बड़ी होकर मुझे डेट करोगी, फिर तुम मुझे प्यार क्यों नहीं कर सकती? तो साओ कहती है प्यार एक हवा की तरह होता है, वो कब किसे हो जाता है किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता। प्यार जबरदस्ती का नाम नहीं है, बल्कि वो एक एहसास है जिसे महसूस किया जाता है, ना कि छीना जाता है। और साओ ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो समंथा ये देखकर बहुत ही खुश होती है कि साओ सिर्फ जिंसू से ही प्यार करती है, चाहे उसके सामने कोई भी क्यों ना आ जाए, वो जिंसू को कभी भी धोखा नहीं देगी।